डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, ना बना वकील और नहीं CS कर पाया, लेकिन डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तेरे कष्टों को हर लूंगा। ओ डैडी, ओ मम्मी डियर, मैं हूँ करियर वॉरियर, एक करियर वॉरियर, मैं हूँ करियर वॉरियर, एक करियर वॉरियर। नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज ग्रोवर और मैं करियर वॉरियर की आज की एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। हम हमारे शो में आपको ऐसे अतिथियों से मिलाते हैं, ऐसे मेहमानों से मिलाते हैं जो कि अपने जीवन में अपने मन का कर रहे हैं और गैर पारंपरिक तरीके से काम करते हुए अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि रंगमंच के कलाकार हैं, एक्टर हैं, बॉलीवुड के एक्टर हैं, टीवी सीरियल्स में भी काम किया है और रेलवे में भी कार्यरत हैं। मैं आपको मिलाने जा रहा हूं अनिल भागवत जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अनिल जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हाँ, मेरा परिचय ये है कि मैं आज भी एक स्टूडेंट, विद्यार्थी हूँ। हर रोज कुछ न कुछ नया सीख रहा हूँ। फिर भी मैं अपनी जीवन यात्रा का जो कुछ पल हैं, दो चार वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। मैं रहने वाला राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के बहरोड तहसील में एक गाँव है, छोटा सा डवानी। वहाँ का हूँ। मेरा बचपन वहाँ बीता, नानी के पास मेरा लालन पालन हुआ, प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई। उस दौरान अभिनय के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, पर मुझे अभिनय लोग करते थे तो अच्छा लगता था। मुझे फिल्में देखना अच्छा लगता था, उनके डायलॉग बोलने का अंदाज अच्छा लगता था। और जब रामलीला आती थी गांव में तो उनके पात्रों को देखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर था और कभी कभी अपने आप में उनके डायलॉग बोल के भी देख लिया करता था। पर मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरी जिंदगी मुझे इस मोड़ पे ले आएगी कि मैं खुद अभिनय करूंगा। जिन लोगों को मैं टीवी पे काम करते देखता था, पर्दे पे देखता था, उन लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा। ये मेरी जिंदगी में सबसे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बचपन कैसा बीता आपका? किस तरह के विद्यार्थी थे आप? पढ़ने में तेज, पढ़ाकू जिन्हें बोलते हैं, या एक उद्दंड बच्चे जो होते हैं उस तरह के शैतानी करने वाले बच्चे? आपने वर्गीकरण किया दो तरह का, मैं तीसरे वर्गीकरण में। अच्छा, बताइए प्लीज। मतलब मैं पढ़ाकू भी था और उद्दंड भी था। अरे वाह। दोनों क्वालिटियां मुझ में घुसी हुई थी। मैं जब टीचर्स सामने होते थे ना जी, तो लगता है कि मुझे अभिनय अच्छा आता था, तो मैं एकदम पढ़ाकू किस्म का होता था और वो जो पूछते थे, जो होमवर्क होता था, सब व्यवस्थित तरीके से उनको मैं दिखा देता था। बड़े खुश होते थे, हर टीचर मेरी तारीफ करता था कि ये बच्चा कुछ न कुछ करेगा, बहुत आगे जाएगा। और मेरा उदाहरण दूसरे बच्चों को देते थे। कई बार दूसरे बच्चे मेरी वजह से पिटते थे, देखो उसने कितना अच्छा काम किया, तुम करते नहीं हो। हालांकि बाद में मैं भी पिटता था उन जो मेरी वजह से पिटे थे। तो मैं तीसरी किस्म में था। उद्दंड ये था कि जैसे टीचर बाहर निकले मैं स्विच ऑफ और फुल मस्ती में आ जाता था। तो मैं हो सकता है कि मेरे वही गुण आज मेरी अभिनय में झलक रहे। जी जी जी। तो उस दौरान जो बचपन में आपने उद्दंडताएं करी या मस्ती मारी, उस दौरान का कोई ऐसा वाकया जो आपको आज भी याद हो या गुदगुदा देता हो आपको आज भी? हाँ, वो शैतानियां कभी कभी हद से भी बढ़ जाती थी, और लेकिन उस वक्त लोग सहन कर लेते थे। हम जब होली के खेल आते थे ना, राजस्थान में होली अच्छी तरह से मनाई जाती है, तो हम होली के दिनों में 15 दिन पहले होली से हम रात को खेलते थे और दो दल बन जाते थे। एक दल छुपता था, दूसरा दल ढूंढता था। तो हमारे कुछ एक बड़े उम्र के लोग थे, वो रात को जब हम हंगामा करते थे तो रास्तों में ही सोते थे। गांव में गर्मियों के दिनों में ना ज्यादातर लोग बाहर रास्तों पे सोते थे खाट लेके। वो हमें डांटते थे, भागो इधर से, ये करो वो करो। उनमें एक बहुत ज्यादा हमें हैरान करते थे। तो एक दिन दोनों दलों ने बैठ के मीटिंग की कि इनको सबक सिखाना है। बस हमने ठान लिया और एक रात को उनकी खाट हमने उठाई
और इतने आहिस्ता से उठाई कि उनको पता भी नहीं चला, और आधा किलोमीटर दूर ले जाके शमशान में रखा है। अरे बाप रे। उस दिन के बाद जब दूसरे दिन देखा तो वो कार्ड से गायब थे, वो रास्ते में आए नहीं दोबारा, और 2-3 को और बता दिया कि यार इन लोगों से बच के रहना। तो फिर सोचते हैं कि पता नहीं क्या मूर्खता थी हमारी उस वक्त, लेकिन शैतानियां करते थे। अरे यार मजा आ गया। अच्छा, ये तो बात हुई हमारे बचपन की, फिर पढ़ाई वगैरह का क्या सिलसिला रहा आगे की, जो अपन बोलते हैं ना उच्च शिक्षा जिसे हम कहते हैं? हाँ, उच्च शिक्षा मेरी राजस्थान से ही हुई, बहरौल से ही। शिक्षा में जब मैं फर्स्ट ईयर में था तभी रेलवे में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने भारतीय रेल ज्वाइन कर ली, और मेरे पिताश्री भी रेलवे में थे। अरे वाह। तो मेरी पहली पोस्टिंग एक बहुत पवित्र जगह पे हुई जहाँ सोमनाथ मंदिर है जी। तो मेरे पिताजी और मैंने 7 साल उसी स्टेशन पे गुजारे, हम साथ साथ रहते थे, तो वो हसीन वक्त था मेरा। और उसके बाद जॉब के बाद मैं सन 2002 में जयपुर आ गया था ट्रांसफर होके, तब से मैं जयपुर का ही बन के रह गया। गुजरात में जो काम किया तो उसका असर ये है कि मैं गुजराती लिख लेता हूँ, बोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। मैंने गुजराती वेब सीरीज में भी काम किया। अरे वाह। अभी कुछ दिनों पहले एक षड्यंत्र करके आई थी जिसमें मैंने पुलिस कमिश्नर का रोल किया था। और मुझे खान पान भी कहा जाए ना कि मेरी पैदाइश तो असली गुजरात में, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में थे, गुजरात में पोस्टिंग थी, तो मैं पैदा वहीं हुआ था। फिर जैसे ही बड़ा हुआ मुझे गांव में छोड़ दिया गया, 6-7 साल का हुआ, क्या पढ़ाई के लिए तुम यहाँ आ जाओ। तो दो कल्चर मेरे खून में घूमती है। राजस्थान का हूँ, पैदा गुजरात में हुआ था, बॉर्डर मेरा गांव से हरियाणा का भी टच है, तो हरियाणा के गुण है मेरे पास, क्योंकि मेरी श्रीमती हैं वो हरियाणा की रहने वाली है। तो 2-3 कल्चर मुझ में घुसी हुई है, तो उनमें मैं आराम से कंफर्ट जोन में काम कर लेता हूँ। अच्छा, जिस लाइन की वजह से, जिस आपके करियर के जिस भाग की वजह से हम आपसे परिचित हैं वो है अभिनय। आप एक रंगकर्मी हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, सीरियल्स में भी काम किया है। इस लाइन में कैसे आना हुआ? यह भी एक एक्सीडेंट था, एक दुर्घटना थी, पर मेरे लिए सुखद दुर्घटना थी। मेरे रेलवे डिपार्टमेंट में 2010 में एक ड्रामा होना था, क्योंकि रेलवे कल्चर के काफ़ी प्रोग्राम करती है, और उसके डायरेक्टर थे श्रीमान अतुलेश कुलश्रेष्ठ जी, जिनको मैं मेरे पहले गुरु की उपाधि देता हूँ, दर्जा देता हूँ, वो सम्मान के लायक भी हैं। तो उनके पास किसी एक अभिनेता की कमी हो गई, तो ढूंढते ढूंढते वो लोग पहुंचे, तो किसी ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, पर्सनैलिटी है, आप ये ड्रामा क्यों नहीं कर लेते? तो मैं हाँ या ना कहूँ उससे पहले बीच में एक आदमी बोल पड़ा, अरे इनके बस का नहीं है। बस आग लग गई। क्यों भाई, तुम्हारे 4 हाथ हैं, 6 पैर हैं, 10 मुंह हैं, आप कैसे कर लेते हो? आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो वो पहला ड्रामा मैंने अतुलेश कुलश्रेष्ठ जी के निर्देशन में किया। ड्रामे का नाम था अनोखा नौकर। वो अजमेर में हुआ और काफी सराहा गया। मुझे विशेषकर लोगों ने नोटिस किया कि ये तो बहुत अच्छा अभिनेता है। बस अभिनय यात्रा शुरू हो गई। हमारे एक मित्र थे संदीप लेले, वो भी रेलवे में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार आप जब इतने अच्छा अभिनय कर लेते हो तो चलो रविंद्र मंच पे चलते हैं, वहाँ पे नाटक करते हैं। वो मुझे रविंद्र मंच तक लेके आए, तो सुनील शर्मा जी का एक नाटक मिला मुझे, उसका रक्त अभिषेक, तो उसमें एक रोल मिला मुझे कि मेरे हाथ में भाला पकड़ा दिया गया और 2 घंटे के लिए मुझे राजा के पीछे खड़ा कर दिया गया, और कोई पता नहीं उस दिन डायरेक्टर महोदय को क्या सूझा, अंतिम क्षणों में मुझसे कहा कि आप एक लाइन बोल देना, मेरा एक एक्टर कम है, आप बोल देना। वो मैं कहा डायलॉग क्या है? तो उन्होंने कहा कि सेनापति जब दरबार में आए तो आपको उन्हें रोकना है कि भाई ठहरो, आज राज्यसभा में शस्त्र ले जाना निषिद्ध है। ठीक है, बोल लूँगा। तो सेनापति काफ़ी अच्छे नामी एक्टर थे, तो जैसे ही उनकी एंट्री हुई और मैंने अपनी स्वाभाविक आवाज़ में उनको रोका कि ठहरो, आज राज्यसभा में शस्त्र ले जाना निषिद्ध है, वो हिलके रह गए। प्ले के बाद वो मेरे पास आए, ऐसे डांटते क्या मेरी तलवार छूट जाती तो और उस नाटक को एक अच्छे डायरेक्टर थे, हैं अभी मेरे गुरु जिनको मैं कहता हूँ आदरणीय अशोक राही जी, वो देख रहे थे। वो मेरे पास आए, वो बहुत बढ़िया अभिनय किया यार, तुम बहुत अच्छे अभिनेता हो। मैं सोचने लगा यार मैंने किया क्या, बड़ी मुश्किल से तो एक लाइन मिली है और 2.5 घंटे के लिए भाला लेके खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो भाला लेके खड़े होने में ही आपका अभिनय था। आप जिस पोस्चर के साथ, जिस स्टांस के साथ खड़े थे, अंतिम समय तक उसको निभा रहे थे।
जैसे एक योद्धा तैनात रहता है कि हाँ मैं मुस्तैद हूँ, आप उस तरह से खड़े थे। ना आपकी पलकें झप रही थी, ना आपका बॉडी हिल रहा था, ना आप बैलेंस शिफ्ट कर रहे थे लेफ्ट से राइट पैर पे। तो मुझे आपका ये बहुत अच्छा लगा, आप मेरे साथ काम करोगे? मैं कहा सर मैं तो काम करने आया हूँ। तो उसके बाद उनका एक बहुत बड़ा नाटक था जो हिजड़ों की ज़िंदगी पे था, रंगीली भागमती, और उसमें एक बहुत दमदार पुरुष किरदार था हिजड़ों के अलावा, वो मुझे मिला। एक लंपट पंडित थे जो दिखावा कुछ करते हैं, होते कुछ हैं, समाज के दुश्मन, वो मुझे दिया। और वो ऊपर वाले की दुआ और गुरुओं के आशीर्वाद से बहुत अच्छा हो गया। बस हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद एक दूसरे भी गुरु थिएटर में जिनसे मुलाकात हुई, आज वो दुनिया में नहीं है, जिनको नमन करता हूँ मैं, आदरणीय नलिनीकांत दीक्षित जी। उनका एक नाटक था राजा मांगे पसीना, उसमें राजा का रोल मुझे दिया गया, लीड रोल था। निभाने में डर तो लगा, लेकिन मैं देखता था कि 80-85 साल के बुजुर्ग हैं, ये 3-4 मंजिल चढ़ के ऊपर आ जाते सीढ़ियाँ। मैं कहा इतनी मंजिल चढ़ने के बाद भी इनकी हालत ख़राब हो रही है, सांस चढ़ रहा है, लेकिन डायलॉग बोलते वो शुरू हो जाते थे, पूरे दम खम के साथ बोल के दिखाते थे। ऐसे नहीं बोलते, वो थोड़ा म्यूजिकल ड्रामा था। ऐसे करो, सुनो रे सुनो रे सुनो रे सुनो सुनो, हे भाई सुनो। तो मैं आश्चर्य होता था कि ये आदमी इतनी पावर कैसे लेके आते। बस उनकी वजह से मुझ में भी आत्मविश्वास जागा कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और मुझे खुशी है कि उन्होंने जब भी मुझे वो काम दिया, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाया और उनसे तारीफ ही मिली। अरे वाह। थिएटर के बाद जो है आप टीवी सीरियल और हमारे सिल्वर स्क्रीन में पर भी आए, तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? थिएटर के दौरान सबसे पहले मुझे रेडियो में काम करने का मौका मिला। अच्छा। हमारे आदरणीय मदन शर्मा जी अभी इस दुनिया में नहीं हैं, वो एक नाटक कर रहे थे, मौन नहीं थी माधवी। तो उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा था, मेरी आवाज़ के कायल थे वो। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे रेडियो नाटक में काम करेंगे? नहीं, हाँ। तैयारी हो गई, रिहर्सल के लिए हम पहुंच गए। रिहर्सल भी नहीं करवाई, बोला आप चलिए आप तो रिकॉर्डिंग कीजिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद आधा दिन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया कि सॉरी अनिल, आप मेरे मार्क पे नहीं हैं। मैं कहा मेरी गलती है कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया, मैं कोशिश करूंगा भविष्य में कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। सब कहने लगे, बड़ी बड़ी हस्तियां उस दिन बैठी थी। आदरणीय वासुदेव भट्ट साहब थे, राम साहेब पारिक साहब थे, मंजुल मुकुल साहब थे, और अशोक राही जी भी थे मेरे गुरु। उन्होंने कहा, वासुदेव भट्ट साहब ने कहा, अनिल मैं अगर इस नाटक को डायरेक्ट कर रहा होता तो आप बिल्कुल परफेक्ट थे। मैं कहा सर मुझे तो बुरा नहीं लगा, उनकी उम्मीदें मुझसे ज़्यादा होंगी। बहरहाल मुझे घर भेज दिया गया। रात को मदन शर्मा जी का फ़ोन आता है, भाई अनिल मैं मदन शर्मा बोल रहा हूँ। मैंने कहा प्रणाम गुरुदेव। भाई तू बुरा मान गया? मैं कहा क्यों सर? भाई मैंने आपका वो रिकॉर्डिंग से आपको हटा दिया। मैं कहा नहीं, मुझे तो वो चैलेंज लगा कि मुझे में कमियाँ हैं, मैं उनको दूर करूँगा। भाई अगर यही भावना है तो कल आप 5 मिनट के लिए मुझसे मुलाकात कीजिए। मैं उनके से मिलने गया तो उन्होंने एक सवाल किया, पहले कभी रेडियो पे काम किया? मैं कहा नहीं यार, ये मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे अभ्यास रिहर्सल नहीं करवाई। अब बात करते हैं। उन्होंने आधे घंटे मुझसे बात की और इसके बाद बोला हम कल शूट कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग की और वो आखिरी वक्त तक ये कहते थे, अनिल मैं अगर तुझे ठुकरा देता तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ होता। जब भी वो कहते कि मैं फ्री बैठता हूँ, अकेला होता हूँ, तो मैं मौन नहीं थी माधवी ड्रामा का वही पार्ट सुनता हूँ जो आप पे रिकॉर्डिंग हुई। अरे यार कितनी बड़ी बात। तो ऐसी हस्तियों के साथ काम करने के बाद में अचानक एक नया चैनल आया था, जी मरुधरा। जी, जी मरुधरा पे एक सीरियल बन रहा था, कलेक्टर साहब। बिल्कुल। तो उसके लिए आर्टिस्ट की तलाश थी, तो मैं भी ऑडिशन देने के लिए पहुंच गया। तो पता नहीं मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ, पर उसमें उन्हें मुझे में एक विलेन की भूमिका ज़्यादा दिख रही थी कि विलेन बन सकता है। तो वो मुझसे डायलॉग बुलवाए, मैंने सहजता से बोले। शाम को कॉल आ गया कि सर आपका सिलेक्शन उसके लिए हो गया है। वो यात्रा वहाँ से चली और वो बार बार मुझे लेते गए। उनको मेरा अभिनय अच्छा लगा, मेरा डिसिप्लिन अच्छा लगा, मेरा डेडिकेशन अच्छा लगा, मेरी सीखने की जो ललक थी वो उनसे बहुत इंस्पायर हुए। तो मैं उनके साथ कलेक्टर साहब लगातार करता रहा। इसके बाद उसी टीम को, कलेक्टर साहब को जो डायरेक्ट कर रहे थे गौरव प्रेम, उनको दूसरा सीरियल मिला क्राइम पेट्रोल। तो उन्होंने मुंबई से मुझे कॉल किया,
कि भाई अनिल, मैं ये सीरियल मुझे मिला है, पायलट एपिसोड बनाना है, इसके लीड विलन आप हैं और आप तैयार रहिए, फलाना तारीख को हम शूट कर रहे हैं। बस इसके बाद तो यात्रा चलती चली गई। बहुत ही बढ़िया। सर, आपसे हमने इतनी सारी बातें की जिसमें आपके पूरी करियर के बारे में हमें मालूम चला। मुझे जो सुनने में आया थिएटर लाइन में रहते हुए कि आपको डायलॉग्स, कविताएं सब याद रहती हैं, यहाँ तक कि हमने सुना बचपन तक की भी बातें आपको याद है। ये माँ सरस्वती और भगवान नटराज की कृपा है कि मैंने अपने एक कोर्स में एक कविता पढ़ी थी और वो लिखी हुई थी रामधारी सिंह दिनकर जी की, और वो मेरे दिल के बहुत करीब थी। शायद अक्षरश मुझे आज भी याद है। रश्मि रथी के तीसरे सर्ग से उन्होंने ली थी। अगर समय हो तो कुछ लाइनें सुना। अरे हमारा सौभाग्य। एक बात मैं कह दूं यहाँ पे कि समय का ही बंधन नहीं है, हम YouTube पर है इसलिए। तो वो किस्सा उस वक्त का है जब कौरव और पांडवों में युद्ध निश्चित हो चुका था। तो भगवान कृष्ण ने अंतिम कोशिश की थी कि चलिए मैं जाता हूँ, एक बार दुर्योधन को समझा के आता हूँ, समझ जाएगा तो युद्ध, ये भीषण विनाश होना ये बच जाएगा। तो वो उन्होंने लिखा था रामधारी सिंह दिनकर जी ने, वो मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें एक जोश है, युवाओं के लिए प्रेरणा भी है जी, जिसकी शुरुआत होती है यहाँ से। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है गुण एक से एक प्रखर छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, व्रतिका बीच उजियाली हो, व्रतिका यानी तिल्ली, व्रतिका बीच उजियाली हो। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उन्हें गले लगाते हैं। पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड। इक्षुदंड यानी गन्ना, जब ईख को हम पिरोते हैं तब उसमें से रस की धारा झलकती है। पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती है ललनाओं का प्रहार। श्रृंगार वर्षों तक वनों में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। भगवान दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, मैत्री की राह बताने को भगवान हसतिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, और यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उल्टे हरि को बांधने चला जो असाध्य था साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन जंजीर बड़ा साध मुझे, बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में लय है विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदिया चल मेरे दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। जग चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मद्र। शतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, शतकोटि जलपति जिष्णु धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर दो कपाल। हाँ हाँ दुर्योधन बांध हिजे, जंजीर बड़ा साध हिने। ये देख गत और अनागत काल देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। ये देख सृष्टि का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी भू है, पहचान कहां इसमें तू है। बांधने तू मुझे आया है, जंजीर क्या बड़ी लाया है। ये देख मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। जिह्वा से
अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सगन, सांसों से पाता जन पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। जब मैं मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने तू मुझे आया है, जंजीर बढ़ी क्या लाया है। जो बांधना चाहे मुझे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल नहीं पहचाना। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे। चुप थे या बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े हो प्रमोदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। अद्भुत अद्भुत, साधुवाद गुरुदेव। मुझे तो ऐसा लग रहा है, ऐसे बोल दूंगा आपको कि अबे क्या हम मर जाएं? हजारों गलतियां हैं, मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे बचपन की ये याददाश्त हैं, तो कुछ एक शब्द दाएं बाएं भी हो गए होंगे, तो उसके लिए जो सुधी गुणी जन देख रहे हैं उनसे मैं माफी चाहता हूँ। अरे मैं मेरे पास शब्द नहीं है, सच कह रहा हूँ कि मैं ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैं क्या हो रहा है ये, मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ। बस यूं है कि हम निशब्द हो गए आपके इस। परमात्मा देता है जी, हम जो चाहते हैं ना वो देता है, बशर्ते कि हम सही डिमांड कर रहे हो, सही मांग कर रहे हो। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जी, बहुत बड़े दार्शनिक थे अरस्तु। वो एक दिन चिंता मग्न समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो एक बच्चा छोटा सा आया, वो भी बहुत चिंता मग्न टहल रहा था। एक दार्शनिक बड़ी उम्र का, एक अबोध मासूम बालक, दोनों समान चिंतित, दोनों की चिंताओं का स्तर समान। जी, अरस्तु ने सोचा इसको किस बात की फिक्र है। उससे कहा, हे बालक तू इतना चिंता मग्न क्यों है। तो उसके हाथ में कटोरा था। बोले, महात्मन मैं इस कटोरे में सागर को भरना चाहता हूं। तो अरस्तु ने जवाब दिया, भाई कटोरा तो बड़ा ले आ। उनके मुख से जैसे ही ये शब्द निकले कि कटोरा बड़ा ले आ, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैं परमात्मा से जो मांग रहा हूं, उसको मांगने के लिए जो चीज है उस चीज को बड़ा तो करूं। मुझे मेरा डिमांड वो नहीं दे रहा जो मैं उससे मांग रहा हूं, वो देता है जिसके लायक मैं हूं। तो मैंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई क्यों नहीं। मैं कह रहा हूं कि ऊपर वाले मुझे एक जंबो जेट दे दे, एक हवाई जहाज दे दे। वो कहता दे दूंगा, पर पहले एयरपोर्ट तो बना, खड़ा कहां करेगा। तो ऊपर वाले से जो भी मैंने मांगा, मेरी दुआ के बाद मेरे हाथ नीचे आए, उससे पहले मेरी डिमांड, मेरी मांग पूरी हो गई। बस यही है कि मैंने मेरे लिए कभी नहीं मांगा। मेरे लिए तो देख रहा है ना, देगा अपने आप। मेरी नीयत सही है, मेरी मेहनत सही है, मेरा डेडिकेशन सही है, तो मुझे मिलेगा। ये संविधान है ऊपर वाले का। जैसा आप करते हैं उसकी मजबूरी है, वो आपको वैसा देगा ही देगा। कोई विधान आके उसको रोक नहीं सकता। आपने अच्छा किया, काम किया, अच्छा फल देगा, बुरा किया, बुरा देगा, लेकिन देगा जरूर। हाँ, देर सवेर हो सकती है। जी, बहुत ही बढ़िया सर। ये बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था, मन ही नहीं कर रहा है कि हम इस बातचीत को रोकें। हमने करीब करीब पूरा आपका करियर जो है इस छोटे से इंटरव्यू में समेटने की कोशिश की। फिर भी हमसे अगर कोई सवाल पूछने से रह गया हो, आपने सोच कर आए हों कि इस बारे में तो मैं ज़रूर बात करूंगा और हम पूछ ना पाए हों, तो प्लीज़ उस बारे में भी पूछें। हाँ, मैं आपके जो विशेषकर जो नौजवान दर्शक हैं, यंगस्टर हैं, उनसे एक बात कहना चाहूँगा। हम हताश हो जाते हैं, हताशा में बैठ जाते हैं, सर पकड़ लेते हैं, आत्महत्या की सोचने लगते हैं। क्यों? जिंदगी इतनी सस्ती है क्या कि एक पान की पीक की तरह खा के फेंक दो? नहीं दोस्तों, आपके साथ उम्मीदों के पहाड़ जुड़े हुए हैं।
आपके माँ बाप के। आपकी जिंदगी पर सिर्फ आपका हक नहीं है, हक है आपके माँ बाप का, आपके भाई बहन का, आपके समाज का, आपके गुरुजनों का, आपके राष्ट्र का। जब तक ये सारे ऋण तुम नहीं चुका लेते, आपका मरना जायज नहीं है। मर क्यों रहे हो? किस बात की हताशा? मेहनत करो तो सही। अरे जो दौड़ नहीं सकते वो चले, जो चल नहीं सकते वो रहेंगे, लेकिन रुके नहीं। यात्रा में कठिनाइयां आती हैं, पड़ाव आते हैं, तो जो भी कठिनाइयां आती है ना, मैं उनको अपने मनोरंजन का साधन समझ लेता हूं कि ये कठिनाई आई है, चलो उस कठिनाई से खेल के देखते। जी, हम बचपन में चल रहे होते हैं, चीजों को ठोकर मारते हैं कि चाहे भले उससे अंगूठा टूट जाए, लेकिन हम पत्थर को भी ठोकर मारते हुए निकलते हैं, क्योंकि हमारे लिए खेल है। तो हमारे रास्ते में, जीवन के में जो कठिनाई आती है, उनको खेलते हुए निकल जाइए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, असफलता किसको मिलती है? जिसके प्रयासों में कमी होती है, जिसने पूरे तन मन से प्रयास ना किया। अपने आप को जान जाओ। हताश क्यों होते पता है? हम थकते क्यों? लोग कहते हैं अरे यार आज तो मैं खड़ा था, थक गया। हम नहीं थकते, हमारे यहां से ऑर्डर आता है थकने का। मेरे से लोग पूछते हैं कि सर रात के 9 बज चुके हैं, आप सुबह के उठे हुए, सुबह 7 बजे 5 बजे उठ जाते हो और सारा दिन काम कर रहे हो, शूट कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, परिवार संभाल रहे हो, इसके बाद आप थक क्यों नहीं रहे? आप इतने एनर्जेटिक कैसे हो? तो मैं एक ही सवाल कहता हूँ दोस्तों, आपका जो बॉडी वेट है ना, वो 50 किलो है, लेकिन आप सर में 100 किलो वजन लेके घूमते हो। मेरा बॉडी वेट 80 किलो है, मेरे ऊपर 80 ग्राम भी वजन नहीं है, इसलिए मैं नहीं थकता। मेरा दिमाग नहीं कहता कि मैं थकूं। तो मैं यही कहूंगा कि थके नहीं, अपनी यात्रा को अनवरत चलते रहने दें। मंजिल मिलेगी। और दोस्तों रुको, मंजिल मिल जाए तो रुको मत। जो मंजिल का माइलस्टोन था ना कि ये मंजिल 0 किलोमीटर, उसको उठा के और आगे रखाओ, नई मंजिल की ओर निकल लो। ये सफर अनवरत, यात्रा अनवरत चलती रहनी चाहिए। जिंदगी यही है, जिस दिन रुक गए ना, जिंदगी रुक जाएगी। हर रोज नया सीखिए। जिस दिन आपने कुछ नया नहीं सीखा ना, तो समझो वो दिन आपका खराब गया। हर रोज कुछ न कुछ सीखिए, किसी से भी सीखिए, छोटे से, बड़े से, खोटे से, मोटे से, पक्षी से, नदी से, पहाड़ से, रास्ते से, हर जगह कुछ न कुछ आपको सीखने का मिलेगा। थैंक यू। बहुत खूब अनिल जी, आपसे बात कर रहे हैं और हमारा मन नहीं करता कि इस बातों का सिलसिला रोका जाए, लेकिन ये दुनिया की रीत है, जो शुरू हुआ है उसको एक विराम भी देना होता है। तो हम अपनी बातचीत का जो सिलसिला चला उसको विराम देने से पहले एक स्मृति चिन्ह आपको भेंट करना चाहेंगे। आप इसे अपने ड्राइंग रूम में, मेरा सौभाग्य है जो मुझे आपके साथ बैठने का मौका मिला। मैं आपका और आपके तमाम साथियों का आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपने ड्राइंग रूम में एक उचित स्थान देंगे। देखिए ये चीजें हैं ना, इनकी कीमत हर कोई नहीं आंक सकता। मेरे लिए बहुत कीमती है, तो उसी जगह ये रहते हैं जहाँ मेरी कीमत हो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। तो ये थे अनिल भागवत जी। इनसे बात करते हुए मेरा जी नहीं भर रहा है। आप यकीन माने, मेरी इच्छा हो रही है कि ये इंटरव्यू चलता रहे, मैं इन्हें सुनता रहूं। जी नहीं भरा, लेकिन अब समय की सीमा है, इसलिए हम अपने इस बातचीत के सिलसिले को रोक रहे हैं। जल्दी हम मिलते हैं एक और ऐसी ही शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।